दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पश्चिम एशिया और आपके सेंट्रल एशिया के बारे में जाना था। उसका भू राजनीतिक महत्व क्या है, महाशक्तियों की वहाँ क्या भूमिका है और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है उसका आपके क्या इम्पोर्टेंस है आपके। इसी तरह जो आपके यूरोप मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो वो भी आप लोगों को वेस्ट एशिया में भारत के जो नए इंटरेस्ट है उसमें आप क्या जाता है, तो वो करंट में अपन जो है आपके एक क्लास में तो वैसे ही बता रखा मैंने, और अभी आईआर की एक क्लास करेंगे उसमें आपके करंट की जो है उसमें ये चीज़ें भी आपके कवर हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें भी आपको साथ में पढ़नी है। ये जो क्लास होगी इसमें आपके पूर्वी यूरोप जिसमें यूक्रेन का मुद्दा है, हिंद महासागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण पूर्वी जो आपके एशिया है जहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, इनके भू राजनीतिक महत्व की जो चर्चा है वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों का भू राजनीतिक महत्व क्या है, फिर वहाँ पे महाशक्तियों की क्या क्या भागीदारी है, उनके क्या इंटरेस्ट है और भारत का जो है इन क्षेत्रों की तरफ जो है क्या नज़रिया है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई महत्वपूर्ण संगठन वहाँ पे कार्य कर रहे हैं जैसे संघीय सहयोग संगठन जैसे, तो उनके रोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम अपन क्लास करेंगे उसमें सबसे पहले लेंगे पूर्वी चीन सागर को, ईस्ट चाइना सी। ये जो भाग है आपके पूर्वी चीन सागर, ये कोरिया, जापान और चीन के मध्य स्थित है। जब हम एशिया के मैप की बात करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसकी जो लोकेशन है वो आपके किस जगह पे है। तो अगर अपन ऐसे भाग में देखें आपके, तो ये जो भाग है आपके यहाँ पे जो है ताइवान है, और यहाँ पे सेनकाकू द्वीप है, और ये जापान के जो मेन होक्काइडो और होन्शु द्वीप है वो आपकी क्यूशू शिकोकू यहाँ पे है। तो इसको सेनकाकू कहा जाता है, एक आपके आइलैंड है यहाँ पे, डीआईयू चीन कहता है, और जापान जो है वो इसको सेनकाकू कहता है आपके। और ये वाला फार्मोसा है जिसका पुराना नाम और नया नाम आपके ताइवान है। ये जापान का द्वीप हो गया होक्काइडो, ये होन्शु हो गया आपके। नीचे शिकोकू और क्यूशू है। और ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये आपके कोरिया प्रायद्वीप में आता है आपके, कोरिया पेनिनसुला, जिसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है। और ये पूरा भाग जो है ये आपके पूर्वी चीन सागर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो आपके इस क्षेत्र में है आपके, तो अपन पूर्वी चीन सागर कहते हैं। तो यहाँ पे जापान के इंटरेस्ट है, कोरिया के इंटरेस्ट है और चीन के इंटरेस्ट है आपके इस क्षेत्र में। और ये जो मेन झगड़े का जो कारण है वो आपके यही क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो झगड़े का जो मेन जड़ थी वो सेनकाकू द्वीप आपके ये माना गया है, ठीक है ना। ये भी आपके उसी समय जब दुनिया में बाकी जगह 2012 में अरब स्प्रिंग चल रही थी उस तरफ, तो यहाँ पर भी 12-13 में ये मुद्दे उठे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ की बात अपन पूर्वी चीन सागर की जो है वो इस क्लास में करेंगे। फिर ये जो इसके नीचे वाला भाग है ये आपके यहाँ से मलक्का से लेके और ये दक्षिणी चीन सागर है, फिर आपके बाद जो है वो इसकी होगी। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया तो पिछली बार आपके पूछा ही गया है, तो हो सकता है इस बार पूर्वी चीन सागर या दक्षिणी चीन सागर के बारे में आपको पूछ सकते हैं। सेंट्रल एशिया तो इम्पोर्टेंट है ही आपके। आज पहली जो बात है वो आपके इस मुद्दे की अपन करेंगे। तो यहाँ पे जो पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पे विवाद के जो मूल कारण है वो आपके क्या क्या रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे कि इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो देखो भू राजनीतिक महत्व क्या है, एक तो ब्लू इकोनॉमी है ही आपके, ठीक है ना, वो तो हर एक आपको सब जगह लिखनी है जहाँ पे समुद्री क्षेत्र है उनमें, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे पूर्वी चीन सागर हो, चाहे आपके दक्षिणी चीन सागर हो। तो ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आपके समुद्र का जो आपके आर्थिक महत्व है वो आपके पूरा इसमें आ जाता है, सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, वो आपके सारा जो है इसका पार्ट माना जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ की भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो क्या भू राजनीतिक महत्व है इस क्षेत्र का, तो वो देखेंगे। पहले आपको ये बता देना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आप ये एग्जाम में आपको लिखना है कि कोरिया प्रायद्वीप,
जापान व चीन के मध्य है यह क्षेत्र। तो ये आपके इसकी भौगोलिक महत्व को दर्शाता है, ठीक है ना। फिर इसका ऐसा इंपॉर्टेंस क्या हुआ, अगर अपन देखें भू राजनीतिक महत्व, तो इसका आप सबसे पहले जो है देखेंगे राजनीतिक व सामरिक महत्व, दोनों साथ में ही, क्योंकि जुड़ी हुई चीजें हैं, तो आपको पहले ये दोनों एक साथ ही बतानी है। स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस देखे तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद यूएसए ने अपनी सेना यहाँ पे दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा के लिए नियुक्त की थी आपके, क्योंकि उसको डर था कहीं साम्यवाद की चपेट में ये देश भी नहीं आ जाए। तो एक तरह से उनकी सुरक्षा का ठेका जो है वो अमेरिका ने लिया था। तो यूएसए की सेना जापान व दक्षिण कोरिया की सहायतार्थ यहाँ नियुक्त है, डिप्लॉय है आपके। जो सील कमांडो है यूएसए के वो इस भाग में है आपके, और यहाँ नौसैनिक अड्डे है आपके, ठीक है ना, इस क्षेत्र में यूएसए के। तो इस वजह से, क्योंकि अगर आपकी यूएसए की प्रेजेंस जो है आपके इस क्षेत्र में है, तो उत्तरी कोरिया भी इसको अपने सुरक्षा के खिलाफ मानता है, रूस भी अपनी सुरक्षा के खिलाफ मानता है, इधर आपके रूस वाला भाग हो गया, और चीन तो मानता ही है आपके, ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल जो यूएसए की प्रेजेंस अगर इस क्षेत्र में होगी तो चीन की सुरक्षा के लिए ये आपके खतरा है, क्योंकि चीनी जो रणनीतिकार है, ठीक है ना, वो यूएस के खिलाफ जो है स्टेटमेंट काफी टाइम से दे ही रहे हैं। तो यूएसए में ये एक तरह से ये माहौल बना हुआ है, और यूएसए के रणनीतिकार ये मानते हैं कि कोई भी मिसाइल जो है रूस से तो भूलवश, लेकिन चीन की तरफ से जानबूझकर आ सकती है, यानी कि वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो यूएसए खाली करे आपके, ठीक है ना। तो इस उपस्थिति का विरोध ये दोनों देश करते हैं, उत्तरी कोरिया और चीन, क्योंकि उत्तरी कोरिया का जो नाभिकीय कार्यक्रम है, ये सब चीज़ें जो है यूएस के हितों के खिलाफ है, ठीक है ना। तो उत्तरी कोरिया व चीन इसका विरोध करते हैं। तो रूसी समर्थन है उनको, लेकिन जो आपके पूरा विरोध करने वाले देश ये है, क्योंकि नीचे जो है ताइवान का मुद्दा भी, वहाँ पे भी जो अमेरिकी एजेंट वगैरह उनकी भूमिका है, तो चीन इसको अपनी सुरक्षा के खिलाफ मानता है। दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पे, जापान का जो वापिस सैनिक उदय है। जापान जो आपके शिंजो अबे थे उस टाइम, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने जो वर्ल्ड वार मेमोरियल था वहाँ पे उन्होंने यात्रा की थी, जहाँ पे जापानी सैनिकों के जिन्होंने बलिदान दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम आपके, और जापान ने चीन को एक तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। तो फिर उसका विरोध चीन के लोगों ने किया कि भाई आप उसी पुराने जापानी साम्राज्यवाद को उभार रहे हो, और जापान भी अब चाहता है कि उसकी खुद की सेना हो, तो वो भी आपके इस यूएसए के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है। इन सब चीज़ों को चीन अपने हितों के खिलाफ समझता है, क्योंकि चीन जापानी साम्राज्यवाद का शिकार हो चुका है। आप सभी ने पढ़ा है मंचूरिया जो इलाका है आपके चीन का, ये वाला भाग जहाँ लोहा वगैरह मिलता है, उस पर जापान ने कब्जा कर चुका है, जापान पहले से। तो जापान के द्वारा जब स्वतंत्र सेना के गठन का निर्णय लिया गया, स्वतंत्र सेना के गठन का निर्णय चीनी हितों के खिलाफ है, तो इसको भी चीन और उत्तरी कोरिया अपने खिलाफ मानते हैं, ठीक है। विशेष तौर से चीन आपके जापानी साम्राज्यवाद का भय अभी तक है उसके दिमाग में, तो इस चीज़ के कारण भी यहाँ पे विरोध होता है। तो वो कहता है कि भाई जापान का वापिस वही इंपीरियलिज्म जो है वो आपके उदय हो रहा है आपके। तो भू राजनीतिक महत्व, सामरिक महत्व में ये आता है आपके। फिर इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या है, अपन उसकी बात करते हैं आपके। तो आर्थिक महत्व जो है आपके, बहुत सारा भाग जो है ये वाला जो तटवर्ती भाग है आपके इसके पास लगा हुआ, ठीक है ना, और शेनकाकू द्वीप वाला ये आपके मुद्दा है। तो ये ईईजेड है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपके।
तो EEZ जो है वो आपके 200 नॉटिकल मील होता है, लगभग 370 किलोमीटर होता है बेस लाइन से, ठीक है। और इसके लिए UN क्लोज जो संधि है वो आपके परमिट करती है देशों को इस क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि आप इस क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हो EEZ से। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है आपके, यानी कि लगभग 370 किलोमीटर का एरिया है। तो ये एरिया है, तो इसलिए चीन ऐसे दावे करता है आपके, ठीक है ना। तो चीन के दावे करने का, क्लेम करने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे उसको EEZ मिले, और जापान जो है काउंटर क्लेम कर रहा है कि उसको भी यहाँ पर EEZ वाला इलाका मिले आपके। तो EEZ पर आपके कब्जा करने का जो फायदा है वो है आपके यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि चीन की जो ऊर्जा मांग है वो बहुत ज़्यादा है आपके, एनर्जी डिमांड, और उसको भी फुलफिल करना भी चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके। तो आर्थिक महत्व में आपके आता है EEZ पर कब्जा करना। तो चीन, आप लोगों ने देखा होगा, चीन जो है हर जगह ऐसे ही दावे कर रहा है समुद्री क्षेत्रों में। तो उसका मूल उद्देश्य ये है कि वो इस क्षेत्र पर जो है दावा करके अपने हाइड्रोकार्बन की जो डिमांड है उसको आपके किस प्रकार से फुलफिल कर सके। तो यहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर कब्जा करना, और ये जो शेनकाकू द्वीप का विवाद है वो आपके इसी से जुड़ा हुआ है। इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है ये मामला। तो मेन जो डिस्प्यूट है यहाँ पर वो ये है कि इसके EEZ पर कैसे कब्जा किया जाए। ये शेनकाकू जापान कहता है इसको, और चीन इस आइलैंड का नाम जो है वो रखा हुआ है DIU। तो लगभग 2013 में यहाँ पे विवाद आपके वापस उभर कर सामने आया था, क्योंकि ये जो द्वीप था ये है बेसिकली चीन का द्वीप, और जब जापानी साम्राज्यवाद था तब जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। और जापान ने जब कब्जा किया तो जापान से दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है USA ने इसको ले लिया, लेकिन 67 में पुनः जापान को दिया, यानी कि 1945 के बाद जापान से USA ने लिया। तो पहले चीन का था, चीन से जापान ने हथियाया, और जापान से USA ने लिया। तो सेनकाकू का सामरिक महत्व 15 शब्दों में भी आपको पूछ सकते हैं। और 1967 में वापस जापान को USA ने दे दिया। तो 2013 में यहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ आपके, कि जब इसको ADIZ घोषित किया गया आपके जापान द्वारा सबसे पहले, ठीक है। ADIZ का क्या मतलब होता है वो अपन देखते हैं। तो जापान ने 2013 में इसे ADIZ घोषित किया। ADIZ का मतलब होता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ आपके, यानी कि इस पर बिना उस देश की, यानी कि बिना जापान की परमिशन के कोई भी सैनिक जो है एयरक्राफ्ट आपके चीन या कोई भी देश इसके ऊपर से नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी और आपके टेरिटरी की बात होती है। तो अगर कोई इस तरह से घोषित कर देता है तो बिना उस देश की परमिशन के आप यहाँ पर कोई भी फ्लाइट जो है जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होती है उसको आप यहाँ पे नहीं उड़ा सकते। तो जब जापान ने ये किया तो चीन ने जानबूझकर इसको एनक्रोच किया, ठीक है ना। तो इन एनक्रोच किया तो आपके फिर यहाँ पे चीज़ें हुई, आपके दोनों देशों के बीच में तनाव पैदा हुआ। फिर जापान और USA ने जो है, जब चीन ने इसको अपना ADIZ घोषित किया तो फिर जापान और USA ने अपने जो आपके फाइटर प्लेन थे वो इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ाए जानबूझकर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मुद्दा उठा। तो पहले ADIZ जापान द्वारा घोषित किया गया, तो काउंटर क्लेम किया गया चीन के द्वारा, उसने भी इसको ADIZ घोषित कर दिया, और इस ADIZ को एनक्रोच किया फिर जापानी और USA की जो एयरक्राफ्ट थी आपके जो एयर आपके सेना थी, वायुसेना, उसके द्वारा। तो इस वजह से भी वापस आपके यहाँ पे झगड़े की स्थिति, तनाव की स्थिति पैदा हुई आपके। तो मूल कारण क्या है, देखो मूल कारण ये है कि अगर किसी आइलैंड पे, यहाँ पे तो आपको EEZ मिल ही रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है तट के पास वाला, लेकिन अगर आपने इस पे क्लेम किया तो इसका पूरा EEZ आपको हासिल हो जाता है।
और वहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर ही सकते हो, और आपकी एक स्ट्रेटजिकल प्रेजेंस भी उस क्षेत्र में हो जाती है, तो इससे आपको कई सारे फायदे होते हैं। तो इस वजह से ये आपके मुद्दा उभर कर सामने आया। तो पहली चीज़ तो ये है आपके, तो एक तो आर्थिक जो महत्व है वो आपके ये है, पहला ईईजेड पर कब्जा करना। दूसरा जो आर्थिक महत्व है यहाँ पे वो है आपके ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, जल परिवहन, और यहाँ पे व्यापार होता है आपके। व्यापारिक मार्ग जो है मलक्का जल संधि से आते हैं आपके, तो यहाँ से गुजरते हैं। तो जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, पूर्वी चीन का जो शंघाई है वो सारे इसी आपके व्यापारिक मार्ग से कनेक्टेड है। तो इस वजह से भी जो है इस क्षेत्र में ये अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इसके आर्थिक महत्व की बात है। तो अब आपको पूछा जाए कि पूर्वी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व क्या है और यहाँ पे मूल संघर्ष के कारण क्या, तो दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि संघर्ष इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका ये इम्पोर्टेंस है आपके। तो आपको यही मुद्दे बताने हैं कि राजनीतिक और सामरिक महत्व है, और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है आपके उन सब चीज़ों के कारण, जैसे जापान का पुनः उदय, साम्राज्यवाद का, तो ये सारी चीज़ें विवाद का एक कारण है। दूसरा जो ताइवान का मुद्दा है वो भी आपके क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है, ठीक है। ताइवान जो है चीन कहता है कि ये आपके वन नेशन टू सिस्टम के तहत आता है, जबकि ताइवान खुद को आपके स्वतंत्र देश मानता है। हालांकि उसकी स्वतंत्रता को संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली, इसलिए वो संयुक्त राष्ट्र का आपके गैर सदस्य राष्ट्र, नॉन मेंबर स्टेट में आता है। क्योंकि जब चीन में 1949 में रिवॉल्यूशन हुई तो च्यांग काई शेक जो था, जो पूंजीवादी सरकार का प्रतिनिधित्व करता था, वो चीन से भागकर यहाँ आ गया, उसको माओ वगैरह ने भगा दिया वहाँ से, और उसने ताइवान में शरण ली। तो अमेरिका वगैरह इन देशों ने उसी सरकार को चीनी सरकार के तौर पे मान्यता दे दी, और पहले तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी इसी को ही हासिल थी आपके, ताइवान वाली सरकार को। बाद में चीन को मान्यता दी गई थी आपके। तो ये विवाद तभी से चल रहा है आपके। चीन कहता है कि भैया ये हमारी सरकार थी, जहाँ पे वो एक सिस्टम अलग हो सकता है वहाँ सरकार चलाने का, लेकिन टेरिटरी तो हमारी है। और बाकी जो पश्चिमी देश कहते हैं कि यहाँ का सिस्टम और ये सरकार और देश भी सॉवरेन है, और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में ताइवान आता है आपके। तो ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप के नाम से जाना जाता है पुराने टाइम में। तो ये आपके जो मुद्दे हैं जिनकी बात मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से क्या है, इनके कारण इसकी जो है महत्व बढ़ा हुआ है आपके, और ये एक तनाव का मुद्दा है आपके, ठीक है ना। तो सलामी स्लाइसिंग जो पॉलिसी है चाइना की, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे, कि वो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों पर आपके क्लेम करता जाता है और एनक्रोच करता जाता है, ताकि लोगों को एक साथ नहीं दिखे कि चीन ने कब्जा कर लिया, और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो आपके उस क्षेत्र को लगभग हथियाने की स्थिति में पहुंच जाता है, चाहे वो गालवान घाटी हो, चाहे आपके डोकलाम हो, चाहे पूर्वी चीन सागर हो, चाहे आपके दक्षिणी चीन सागर हो। तो उन सब जगह पे इसी तरह की चीनी जो साम्राज्यवाद है उसको अपन देख सकते हैं। तो ये तो आपके हो गया पूर्वी चीन सागर का महत्व है क्या क्या है। फिर आपके इसके बाद आता है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो इसका क्या महत्व है, तो देखो दक्षिणी चीन सागर की स्थिति क्या है, ये वाला जो भाग है इसके नीचे वाला पूर्वी चीन सागर के, वो आपके दक्षिणी चीन सागर है। तो एक बार वापस आपको डायग्राम से बता देते हैं। ये यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर झील हो गई आपके, तो यहाँ पे ये जो भाग टर्की वाला, और फिर इसराइल फिलिस्तीन अरब प्रायद्वीप हो गया आपके, यहाँ पे आपके भारत हो गया। तो ये भाग जो है पूरा आपके, ये आपके सुमात्रा है, यहाँ पे जावा है, फिर इंडोनेशिया के द्वीप है, यहाँ बोर्नियो है, यहाँ पे फिलीपींस का लुजोन और ये आइलैंड है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपके ताइवान है, और इधर जापान की अपन ने बात अभी की थी आपके। तो यहाँ ताइवान तक तो आपके ये पूर्वी चीन सागर है, ताइवान लगभग जो है बीच वाली स्थिति में आता है। इसके बाद जो है ये इलाका दक्षिणी चीन सागर वाला आपके आ जाता है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये तो आपके वियतनाम देश है यहाँ पे, इस तरफ। नीचे ये हो गया इंडोनेशिया, ये आपके हो गया फिलीपींस, और यहाँ पे ब्रुनई हो गया इसी बोर्नियो पे, ठीक है ना। तो एक आपके ब्रुनई हो गया यहाँ पे देश, ये नीचे मलेशिया हो गया, यहाँ सिंगापुर हो गया, ये वाला क्षेत्र है ये मलेशिया का है आपके, ये हो गया फिलीपींस,
और इसमें जो है ये वाला जो भाग है कैंटन बंदरगाह है चाइना का, हेनान वगैरह। और यहाँ पे एक आपके चाइना ने कृत्रिम द्वीप बनाया जिसको स्कोरबर्ग सोल के नाम से जाना जाता है आपके, इसका नाम ये है आपके। और इसी तरीके से यहाँ पे आपके स्पार्टली द्वीप है और ऊपर यहाँ पारासल है। तो ये आइलैंड जो है इसका नाम है स्पार्टली द्वीप। और यहाँ पे जो है एक द्वीप है उसका नाम है आपके पारासल द्वीप। तो ये तीन चीजें हैं जो यहाँ पे झगड़े के मूल कारण है आपके, एक तो स्कोरबर्ग सोल, एक पारासल द्वीप और एक आपकी हो गया स्पार्टली आइलैंड। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो झगड़ा हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ आपके। जैसे आपके स्पार्टली और पारासल द्वीप है तो ये आपके फिलीपींस, ब्रुनई, इन देशों के बीच में, वियतनाम और सिंगापुर, ये सारी चीजें यहाँ पे विवाद का कारण बनती है आपके। और स्कोरबर्ग सोल जो है वहाँ पर जो है फिलीपींस अपना दावा करता है और चीन अपना दावा करता है। तो चीन ने यहाँ पे पहले 13 डेज लाइन बनाई थी आपके, बाद में उसको घटा के 9 डेज कर दी। डेज का मतलब ऐसे डेज जो बनाते हैं अपन, तो ऐसे चार हो गए, 5, 6, 7, 8 और 9, पहले ये 13 तक थी। तो ये 9 डेज लाइन है, यानी कि उसने इन सब क्षेत्रों को अपने मैप में दर्शा दिया, इन सारे द्वीपों को, और अपना क्लेम यहाँ पे किया कि भैया ये जो है दक्षिण चीन सागर के ये तीनों जो भाग है ये चीन का हिस्सा है आपके। ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से इस तरीके से जो दर्शाने की बात थी वो, तो इसको 9 डेज लाइन के नाम से आपके जाना जाता है। और ये विवाद जो है ये भी 2013 के आसपास, जब ये आपके ADIZ और पूर्वी चीन सागर का झगड़ा चल रहा था, तभी यही झगड़ा आपके साथ में शुरू हुआ। तो ये भी यहाँ पर भी चीन ने इसी तरीके से क्लेम किया कि वो इन EEZ पर कब्जा कर सके। यानी कि यहाँ चीन की ये रणनीति थी, वो एक तरह से पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना ही मानता है और उस पर पूरा अपना नियंत्रण करना चाहता है। जैसे आज अपन कहे कि बंगाल की खाड़ी पूरी भारत का ही होगा, बिना भारत की परमिशन के यहाँ कोई नहीं आएगा, तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह के क्लेम अपन किसी पूरे क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि UN क्लॉज जो है वो लागू होता है आपके, उसकी बात अपन अभी करेंगे। तो ये 9 डेज लाइन जो है ये आपके यहाँ पे झगड़े का मूल कारण रहा है चीन के द्वारा। तो ये क्लेम जो है इसमें ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे देश, सिंगापुर, ये सारे जो है इस झगड़े में आ गए आपके। और वियतनाम जो है वो भी एक तरह से अमेरिकी समर्थक है। फिलीपींस में अमेरिका का सुबिकवे में जो है अड्डा है, नौसैनिक अड्डा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये सारे भी आपके देश हैं जिनको अमेरिका का समर्थन है। तो ये विवाद और गहरा गया था आपके। तो हम देखते हैं, पहले तो आपके लोकेशन देखा कि भाई ये किस तरीके से कहाँ से है। यहाँ से ये मलक्का जल संधि है आपके, जो अपने हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है आपके। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके समुद्री मार्ग कहलाता है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, क्योंकि लगभग जो है 60% के आसपास आपके इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ से कंडक्ट होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। 55% तक कहीं जगह लिखा हुआ मिलता है, कहीं 60 मिलता है आपके। तो वो उस व्यापार के लिए ये आपके मायने रखता है। तो सबसे पहले अपन इस क्षेत्र की आर्थिक महत्व की बात करेंगे कि क्या आर्थिक महत्व है दक्षिणी चीन सागर का। तो देखो आर्थिक महत्व में पहला तो ये है कि ये जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है? ये देखो प्रशांत महासागर है ये पूरा भाग, इसको जोड़ता है हिंद महासागर से, पश्चिम एशिया से जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, और यूरोप और इन देशों से जोड़ता है। तो प्रशांत को पश्चिम, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी एक तो एशिया के सारे रीजन से जोड़ता है आपके। तो एक तो इम्पोर्टेंस ये है आपके। महासागर को पश्चिम, दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता है। तो ये आपके इसकी पहले तो लोकेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी जो है वो आपके ये देता है। और इन क्षेत्रों में क्या है? इन क्षेत्रों में जो है विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन सी अर्थव्यवस्थाएं है? भारत, चीन और आसियान के देश आपके। तो यहाँ तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।
भारत, चीन और आपके आसियान के देश, जिसमें पहले 10 थे और अब जो है आपके ईस्ट तिमोर के शामिल होने से 11 देश हो गए उसके सदस्य। तो ये आपके इसकी इम्पोर्टेंस में आता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा जो है, लगभग विश्व का 55% व्यापार यहाँ होता है आपके। व्यापार यहाँ से होता है, तो इस वजह से भी जो है इसका सिग्निफिकेंस है आपके, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे जो है, आप 55-57 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस तरह से थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें आप के आगे पीछे होती है तो मेंस में चीज़ें चल जाती है। फिर आपके ये ब्लू इकोनॉमी के रूप से, खनिज संसाधनों के रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी का जो पार्ट है आपके, उसमें ये चीज़ें हैं। खनिज में एक तो मत्स्य है ही आपके, और इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है आदि तो इस पर डिपेंड करती है आपके, तो ये तो है ही। फिर इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। जैसे अपन भी वियतनाम में जो है, भारत ने भी जो ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड है, उसने वहाँ पर जो है अपनी एसेट ले रखी है आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे भंडार रिच है उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे खूब सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, टिन वगैरह, ठीक है। जैसे मलेशिया में टिन के भंडार मिलते हैं आपके, ठीक है ना। वो आपके गोल्ड वगैरह, इसके लिए भी ये आपके इलाका महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलती है। तो आर्थिक महत्व में आपको ये बताना है कि भाई एक तो इसकी जो लोकेशन कनेक्टिविटी देता है इकोनॉमिक रूप से इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे 3 जो मेजर इकोनॉमी है वो आपके यहाँ पे एशिया की। फिर वर्ल्ड का 55% जो ट्रेड है वो यहाँ से कंडक्ट होता है, और आपके मिनरल जो रिसोर्सेज है उसमें भी ये इलाका रिच माना जाता है। फिर इसकी बात आती है आपके स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस की, तो ये तो वह आर्थिक महत्व है। फिर आपके आता है सामरिक महत्व। ये आपके किस तरीके से, तो सामरिक महत्व पे यहाँ पे पहला तो है कि द्वीपों के ऊपर नियंत्रण को लेकर यहाँ विवाद है आपके, द्वीपों पर नियंत्रण को लेकर विवाद है। और यहाँ पे कौन से द्वीप है, तो जैसे आपके एक आपके हो गया स्पार्टली, दूसरा आपके हो गया पारासल, और तीसरा आपके हो गया स्कोरबर्ग सोल। ये तटीय आपके परवाल कोरल में आती है ये वाले आपके। और इसके पास जो है आपके सेंसा एक जगह है, वहाँ पर चीन ने कृत्रिम आइलैंड का भी निर्माण किया आपके, ठीक है। तो स्पार्टली और पारासल इनको लेकर तो विवाद जो है चीन का, एक तरफ चीन है और एक तरफ जो है आपके फिलीपींस है, वियतनाम है, और एक छोटा सा देश है ब्रुनई, बंदर शेरी बेगावान जिसकी राजधानी है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर ही स्थित है आपके। पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, यहाँ का सुल्तान है, फेमस है आपके, ठीक है ना। तो चीन वर्सेस ये आपके, इनके बीच में विवाद है। स्कोरबर्ग सोल का जो विवाद है वो चीन वर्सेस फिलीपींस में है आपके। तो ये जो झगड़े के मूल कारण माने जाते हैं आपके। तो स्ट्रेटजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो आपके इस क्षेत्र का ये है, ठीक है। तो यहाँ पे चीन के द्वारा 9 डेज लाइन, 9 डेज लाइन मानचित्र में दर्शाकर दावा किया गया, क्लेम किया गया आपको। तो इसके खिलाफ जो है ये देश, क्योंकि ये ओपन सी है आपके, और ओपन सी पे जो इंटरनेशनल ट्रीटी लागू होती है वो आपकी होती है यूएन क्लोज। ये आपके 1982 में आई थी, और अब आपके ओपन सी आपके करके नई ट्रीटी जो है वो इसको रिप्लेस करने के लिए लाई गई है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लैंड ऑफ सी, ठीक है ना, तो इस नाम से ये आपके जानी जाती है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। तो ये आपके इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपके खुले समुद्र पर दावा करता है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ले जा सकते हो
उस देश के खिलाफ, और ये देश जो है एक आपके परमानेंट आर्बिट्रेशन जो है, एक आपके कोर्ट जो है जिसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं, वो बनाता है, पीसीए। और ये जो होता है आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एक तरह से पंचायती वाला बात, पंचाट जो है वो, फिर ये जो है वहाँ पर बातें, आप ये जो भी आपके लॉजिक है, एविडेंस है, वहाँ पे आप रख सकते हो। फिर ये जो निर्णय देता है वो आपके ओब्लिगेटरी होता है, लेकिन चीन ने इसको मानने से मना कर दिया क्योंकि महाशक्तियाँ है, अब उनको तो कौन मनवाए आपके, ठीक है ना। तो इस पीसीए ने जो है, इसने जो है ये निर्णय इन फिलीपींस और इन देशों के पक्ष में दिया था, ठीक है ना। इसने चीन के विरुद्ध निर्णय दिया। लेकिन चीन ने इसको मानने से इनकार कर दिया, तो ये चीज़ें आपकी इसी तरीके से डिस्प्यूटेड रही। तो क्योंकि जो सुपर पावर होती है अब उनके ऊपर, तो क्योंकि यूएन में भी इनको आपके वीटो वगैरह के राइट्स मिले हुए हैं, तो इस तरह से, और इनके भी पक्ष में, जैसे चीन के पक्ष में रूस है, रूस के पक्ष में चीन है, तो फिर कोई भी चीज़ें जो है वो इस तरीके से लागू होने नहीं देते ये लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरह से दादागिरी वाली बात है आपके। तो सामरिक महत्व में आपको ये चीज़ें बतानी है कि भाई किस तरीके से ये इलाका है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी और क्या क्लेम किया गया, और पीसीए के द्वारा जो है आपके ये निर्णय लिया गया था। भारत का जो इसमें रोल रहा है, भारत कहता है कि यहाँ पर एकदम फ्री नेविगेशन होना चाहिए और उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यानी कि निर्बाध नौ संचालन होना चाहिए दक्षिण चीन सागर से। यह भारत का जो है राय है आपके। सागर से निर्बाध नौ संचालन होना चाहिए। तो ये है, ठीक है। तो हमारा जो रवैया है वो ये है आपकी, और हम चाहते हैं कि भाई इंटरनेशनल जो लॉ है उसको फॉलो किया जाए, ठीक है ना। तो भारत जो है वो इस तरीके की बातें करता है, तो हम आपके यूं कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। हम इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करते हैं, और इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो आपके क्या कहती है उसकी बात आपके हमने कही है। तो लॉ ऑफ द सी जो है ये आपके, ठीक है ना। तो ये आपको सामरिक महत्व में चीज़ें बतानी है। फिर इसके अलावा ये तो आपके हुआ एक तो द्वीपों पर नियंत्रण को लेकर विवाद। दूसरा जो है आपके यहाँ पे विवाद का मेन कारण है एमएसआर, यानी कि ये बीआरआई जो है चाइना की जो पॉलिसी आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना की पॉलिसी है, पहले इसका नाम OBOR था, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है ना। इसके दो पार्ट है, एक तो आपके कहलाता LSR और एक कहलाता आपके MSR। LSR जो है वो लैंड सिल्क रूट है, यानी कि स्थल मार्ग से, पुराना उसका रेशम मार्ग जो कैस्पियन से होते हुए जाता था, जहाँ भारत के कुषाण राजाओं ने आपके उस पर टैक्स वगैरह लगाया था, सोने के सिक्के जारी किए। वो MSR जो है वो आपके समुद्री मार्ग से जो चीन का यूरोप से व्यापार होता था रेशम का, उसके बारे में, ठीक है ना। तो चाइना की यहाँ पर पॉलिसी है MSR यानी मेरी टाइम सिल्क रूट, समुद्री रेशम मार्ग। तो ये जो है चीन चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका दबदबा रहे, और अपनी इस पॉलिसी को, क्योंकि वो कैंटन बंदरगाह और इस क्षेत्र से दक्षिण चीन सागर से शुरू होती है, तो वो मलक्का और इन पर और दक्षिण चीन सागर में अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहता है, और अपना जो भी निवेश है उसको सुरक्षित रखना चाहता है, ठीक है। तो चाइना की तो MSR है। इसका जवाब जो है USA ने जो दिया था ओबामा के टाइम, वो आपके है पाइवोट ऑफ एशिया, ठीक है, यानी एशिया की दूरी। तो अमेरिका जो है वो आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इन देशों को जो उसके एलाइज है उनको लेकर आपके यहाँ पे ये नीति उसने लागू की कि एशिया की दूरी वो बनना चाहता है। तो एक तरह से ये चीन की MSR को चैलेंज के तौर पे मानी गई आपके ये पॉलिसी। तो ये एक विवाद आपके यहाँ पे रहा। फिर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी TPP, हालांकि उससे तो वो बाद में हट गया, तो वो भी एक झगड़े का कारण था। बाद में अमेरिका ने TPP प्रोजेक्ट को तो हटा दिया, लेकिन पिवोट ऑफ एशिया पर जो है वो आपके ज़्यादा जोर दे रहा है। एशिया की जो दूरी या एग्जिस्ट बनने की कोशिश USA कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
तो एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसमें बताई कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। क्लियर होगी बात? तो MSR बनाम पिवोट ऑफ एशिया, ये दो चीज़ें आपके यहाँ पे आती है। फिर एक और चीज़ जो झगड़े का कारण है वो है MNN, ये मेजर नॉन नाटो एलाइज, नॉन नेटो एलाइज। जो देश आपके नेटो के सदस्य नहीं बन सकते उनकी लोकेशन के हिसाब से, तो उन देशों को यूएसए तकनीक और आर्थिक सैनिक सहायता देना चाहता है, तो वो मेजर नॉन नाटो एलाइज कहलाते हैं आपके। जैसे पाकिस्तान भी है, इधर फिलीपींस है, अर्जेंटीना है, ये लोग आपके MNNA में आते हैं। तो मेजर नॉन नाटो एलाइज यहाँ पे जो आया आपके वो है फिलीपींस। तो यहाँ पे फिलीपींस की एक तरीके से सहायता जो है यूएसए देता है, और यहाँ पर यूएसए का नौसैनिक अड्डा है। तो चीन चाहता है कि यहाँ से यूएसए की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल आपके खत्म हो जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आपके इस क्षेत्र को विवादित बनाते हैं। ठीक है, फिर आसियान की जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्टेंट है आपके, और आसियान एशियन टाइगर कहलाते हैं आपके। तो वो उन देशों की अर्थव्यवस्था, फिर आपके मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है, ये सब चीज़ें इस क्षेत्र को और इम्पोर्टेंट बनाती है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आपके दक्षिण पूर्वी एशिया का भू राजनीतिक महत्व है, उसमें भी ये सारी चीज़ लिखनी थी, क्योंकि ये सब दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ भाग है आपके। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम के भंडार, वियतनाम वगैरह, उनका महत्व है। फिर आपके ये जो विवाद के कारण है, ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र को पूरे को हाईलाइट करती है आपके, बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब यहाँ पे जो है आपके चीन के क्या हित है, तो चीन के हित जो है ऊपर आपके दिख ही रहे हैं एक तो, ठीक है ना। चीन के हितों में MSR है एक तो आपके, फिर चीन का हाइड्रोकार्बन वगैरह ये है, फिर चीन का मेन जो व्यापार है, यानी कि जो तेल आपूर्ति होती है चीन को आपके यहाँ से, इस क्षेत्र से, पश्चिम एशिया से, ठीक है ना। तो वो जो तेल आपूर्ति होती है वो आपके इसी रास्ते से होती है आपके, मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी, ठीक है ना। इस वजह से ये चीन के लिए बहुत मायने रखता है, और चीन का लगभग जो है 60% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से होता है आपके। तो इस वजह से भी चीन के लिए ये महत्वपूर्ण है। फिर एनर्जी जो आपूर्ति है, ऊर्जा आपूर्ति यहाँ से होती है, सारे ऑयल टैंकर जो है वो इसी क्षेत्र से आते हैं आपके। एनर्जी सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है। फिर चीन यहाँ पे EEZ पर नियंत्रण रखना चाहता है ताकि उसके और रिसोर्सेज मिले, क्योंकि अभी चीन में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो फ्यूल जो है आपके यहाँ पर तेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वजह से जो भारत की आपके नीड है वो, कि वो सेम यहाँ पे चीन की है, ठीक है। और चीन की इकोनॉमी जो है वो अपने से ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको और ज़्यादा उसकी डिमांड है आपकी। फिर चीन चाहता है कि यहाँ पे बाकी महाशक्तियों की भूमिका नहीं के बराबर हो, US वगैरह की इनकी प्रेजेंस नहीं हो, इसलिए वो भारत का भी विरोध करता है वियतनाम में आपके। भारत ने बरमोस देने का भी फैसला किया था वियतनाम को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और भारत के द्वारा दक्षिण चीन सागर में जो पेट्रोलियम वियतनाम के साथ मिलकर हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका भी विरोध चीन करता है। तो चीन जो है इसको अपनी बपौती मानता है एक तरह से, दक्षिण चीन सागर को, ठीक है ना। और BRI जो है वो आपके लिख सकते हो। तो ये चीन के आपके हित है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से जो है चीन अपनी पकड़ को यहाँ पे खोना नहीं देना चाहता आपके। USA का क्या हित है, तो USA के हित भी आपके सामने आ ही गए थे, कि एक तो उसके पुराने सहयोगी है, चाहे सिंगापुर हो चाहे फिलीपींस हो, ठीक है, उनकी सुरक्षा की बात वो करता है आपके। तो एक तो उसके पुराने सहयोगी है यहाँ पे, और मैंने कहा सुबिक बे जो जगह है आपके, ठीक है ना, वो फिलीपींस में, और इनको MNNA का दर्जा दिया हुआ आपके। तो आपके ये है, ठीक है। फिर सिंगापुर है, इसी तरीके से वियतनाम है, ये सब US के सहयोगी है। तो इनके खिलाफ अगर कोई चीज़ या इनकी टेरिटरी पे कोई क्लेम करता है, तो फिर USA की एक तरीके से जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो आपके मुद्दा है वो आपके यहाँ पे नौसैनिक अड्डे हैं, वो MNNA में आई गए आपके, जो मैंने बताए थे। फिर आपके निर्बाध परिवहन, US भी भारत की तरह ही आपके स्टैंड रखता है कि इस क्षेत्र में जो है नेविगेशन जो है
वो आपके बिना किसी रोक टोक के होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका समर्थक ये है। टीपीपी से तो हट गया, लेकिन पाइवोट ऑफ एशिया जो है, पिवोट ऑफ एशिया की पॉलिसी पे वो काम कर रहा आपके। और ये भी अमेरिका की एक आपके स्ट्रेटजिकल प्रोजेक्ट है, सामरिक परियोजना है, ठीक है। और वो चाहता है कि एशिया पैसिफिक में उसकी जो प्रेजेंस है वो मजबूत रहे, ठीक है ना। तो एशिया प्रशांत में भूमिका मजबूत करने के लिए जो है ये आपके नीति लाई गई है, यूएसए की उपस्थिति मजबूत रहे। तो ये सारे मुद्दे जो है वो आपके। और सलामी जो स्लाइसिंग पॉलिसी है वो चाइना की है, वो आप इसमें अपन आगे भी बात करेंगे। तो सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है चीन द्वारा क्षेत्रों पर आपके दावे करना अपनी तरफ से चला के। तो और वो दावे इतने आपके होते हैं कि पहले बार में आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे दावे किए जाते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे वो पूरे इलाके को हड़प लेता है। तो उसको बोला जाता है सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे चीन के हितों को बढ़ावा देती है, और यूएस वगैरह इन सब के खिलाफ है। भारत के क्या हित है? तो भारत चाहता है कि भाई मलक्का और ये व्यापार जो है ये आपके सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारा भी जो है लगभग 50% व्यापार इन्हीं क्षेत्रों से होता है आपके, समुद्री व्यापार, ठीक है ना। क्योंकि अधिकतर जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्ते से ही होता है आपके। तो 50% ये व्यापार आपके। फिर भारत चाहता है कि यहाँ पर भी निर्बाध परिवहन होना चाहिए। जो यूएसए का स्टैंड है वो ही हमारा है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई देश ऐसा क्लेम नहीं करे कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन पे कोई दिक्कत आए, ठीक है। फिर भारत वियतनाम के साथ अपना सहयोग किए हुए है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था, ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर कर रहा है आपके, सहयोग जो है वो आपके। तो वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहा है, और ये, और फिर लास्ट में आपके हमारा जो मेन है ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपकी, जो न सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशिया बल्कि पूर्वी एशिया और सुदूर प्रशांत के देशों के साथ भी हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लाई गई है। तो ये सारे जो इंटरेस्ट है ये आपके भारत के हित है, जो आपके इस क्षेत्र में अपन देख सकते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण चीन सागर की अगर आपके बात है, तो इस तरीके से आपको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि किस तरीके से इसका महत्व है, सामरिक महत्व, आर्थिक महत्व क्या है, और इसकी जो लोकेशन है वो आपके किस प्रकार है, ठीक है। तब आपके ये पूरा हो जाता है। तो इसमें आप फिर बता सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो ये बन सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया का भूसामरिक महत्व बताओ, या दक्षिणी चीन सागर का भूसामरिक महत्व बताओ, और महाशक्तियों के वहाँ क्या हित है उनको दर्शाओ। इसी तरीके से पूर्वी चीन सागर का सामरिक महत्व बताओ और संघर्ष के बिंदुओं को दर्शाओ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके एग्जाम में आ सकती है। फिर इसके बाद जो है अपन लेंगे अभी जो है पूर्वी यूरोप और आपके हिंद महासागर का सामरिक महत्व। तो उससे पहले अपन ये कुछ सूचना देख लेते हैं कि एक तो अपना जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपके 7 जुलाई को शुरू हो रहा है, 5 बजे ये होगा आपके एप्लीकेशन पर। आप ये टेस्ट दे सकते हो, आपको वहाँ पे टेस्ट जो है 7 तारीख को दिखाई देगा, ठीक है। और 5 बजे ये शुरू होगा। पूरा आरएस का पैटर्न होगा आपके, और प्रीलिम्स वाला पूरा सिलेबस होगा, और इसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और फाउंडेशन बेच में दी जाएगी। स्वर्णगिरी बेच है ये हमारा प्रीलिम्स का बेच है आरएस का, और उसमें जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट है उसको मेंस के हिसाब से भी आपको पढ़ाएंगे। ये कंटेंट देंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह, और हम तो डेली टेस्ट करवाते हैं आपके प्रैक्टिस, ठीक है ना। रोज आपके स्टूडेंट जो है टेस्ट देते हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और संडे को तो टेस्ट रहता ही है वीकली आपके। फिर इसके अलावा ये जो बैच है फाउंडेशन, जो स्कॉलरशिप में जिनको बेनिफिट मिलेगा वो इस बैच में आपके मिलेगा। इसके अलावा भी जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस बैच में आपके एडमिशन ले सकते हैं। 9 जुलाई से ये भी शुरू हो रहा है अग्निबाण बैच जो है, स्वर्णगिरी भी 9 जुलाई से है, अग्निबाण भी 9 जुलाई से है। और इसमें भी आपको पूरा कोर्स जो है आपके प्री और मेंस का करवाया जाएगा। पहले हम वो सब्जेक्ट लेंगे जो प्रीलिम्स में आपके और मेंस दोनों में काम आते, ताकि अभी मान लीजिए विज्ञप्ति आती है जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में, तो फिर आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर सको। और इसमें भी पूरा मटेरियल वगैरह, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। तो ये जो मुद्दे थे वो आपके इस
क्लास में हमने यहाँ तक किए। अब हम करेंगे आपके जो नेक्स्ट मुद्दा है वो पूर्वी यूरोप और हिंद महासागर का आपके सामरिक महत्व क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपके मुद्दा लेंगे, वो आपके आएगा पूर्वी यूरोप। यूरोप व यूक्रेन संकट, इन दोनों मुद्दों को जो है वो अपन इस क्लास में अब जो है लेंगे। जो यूक्रेन क्राइसिस है वो आपके, यानी कि एक तो पूर्वी यूरोप का मुद्दा क्या है, और पूर्वी यूरोप में मेन जो मुद्दा है वो आपके यूक्रेन संकट की जो बात है। तो किस तरीके से ये मुद्दा जो है आपके महत्वपूर्ण बना, उसकी बात जो है वो अपन इस क्लास में कर लेते हैं। तो ये जो भाग है आपके, जैसे यूरोप की अगर अपन बात करें तो जो अफ्रीका वाला भाग है आपके, ये आपके यूराल पर्वत हो गई, और यहाँ पे जो है कैस्पियन सागर हो गया आपके। और ये जो बात यहाँ से आपके इस तरीके से कुछ जल संधियाँ जो है वो आपके पहुँचती है, जिसमें बास्फोरस जल संधि है, डार्डेनिलास जल संधि है, और आगे अपन पहुँचते हैं तो काला सागर आता है, और उसके ऊपर जो है वो एजोव सागर जो है वो आता है आपके। तो ये तो हो गया ब्लैक सी, काला सागर। और इसके बीच में ये जो माउंटेन है ये कॉकेसस पर्वतमाला है, जो इन दोनों के बीच में आपके कैस्पियन और आपके काला सागर के बीच में, कैस्पियन और ये सीमाएं हैं। इधर जो है भाग वो एशिया का है आपके, और इधर वाला जो भाग है वो आपके यूरोप का है। तो जब हम इस इश्यूज को देखते हैं तो आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम है सी ऑफ अजोव या अजोव सागर, और अजोव सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि स्ट्रेट है उसका नाम है किर्च जल संधि है आपके, ठीक है। और यहाँ पे जो भाग था, ये वाला जो भाग, ये क्रीमिया का भाग था आपके, और इसी जो आपके सी ऑफ अजोव को एक तरह से बर्थ प्लेस ऑफ रशियन नेवल फ्लीट कहा जाता है, यानी कि रूसी नौसेना बेड़ा है उसका जन्मभूमि जो है वो आपके इसको कही जाती है, सी ऑफ अजोव को। तो यहाँ पे जो क्रीमिया वाला भाग था इस पे जो है आपके रूस ने कब्जा कर लिया था, ये पहले यूक्रेन के पास था, और बाकी ये जो पार्ट है ये आपके यूक्रेन का है। इसको अपन इस तरीके से बता देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूक्रेन जो देश है उसका इलाका जो है वो आपके ये है, पूरा जो भाग है आप। और इसके जो दो भाग है यहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन का जो प्लेटू है वो फेमस है आपके, यूरोप का सबसे बड़ा पठार है, और लोहा और मैंगनीज कोयला वहाँ पे मिलता है। तो उसी पार्ट में, जो उसी यूक्रेनियन प्लेटू का ये एक पार्ट है डोनेत्स्क पठार आपके, डोनेत्स्क प्लेटू। तो डोनेत्स्क और लुहांस्क ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रूसी मूल के लोग जो है वो आपके ज़्यादा रहते हैं। तो एक का नाम है आपके डोनेत्स्क, डोन नदी भी यहीं से बहती है, और एक का नाम है आपके लुहांस्क। ये इलाके जो है यहाँ पे रूसी मूल के लोग ज़्यादा है, तो रूस जो है इनको एक ऑटोनॉमस रीजन के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, और क्रीमिया पे तो उसने कब्जा कर ही लिया। यहाँ पे ऊपर जो है ये आपके देश, इधर तो पोलैंड आ जाता है आपके, और यहाँ पे बेलारूसिया आता है आपके, ठीक है। तो बेलारूस है आपके, फिर ऊपर रूस ही आ गया आपके। तो ये आपके रूस का समर्थक माना जाता है, इधर ये रोमानिया वगैरह ये आ जाते हैं आपके। तो बेलारूसिया और नीचे आपके हो गया यूक्रेन, तो ये देश है। तो नेटो जो है आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल आपके 1949 में बनी थी। पहले इसमें आपके बर्लिन तक यानी कि जर्मनी तक ये वाला भाग था आपके शामिल, इधर वाला वेस्ट यूरोप था। बाद में इसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होने लगा 1991 के बाद, जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तब ये जो है आपके पूर्व की तरफ बढ़ने लगी। पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते जो आपके बाल्टिक स्टेट है, लातविया, लिथुआनिया, इनको ले लिया, शामिल कर लिया। स्वीडन तक इधर पहुंच गई आपके, पोलैंड जो है वो पार्ट आपके इसका बन गया। और ये सारे देश जो है नेटो की गिरफ्त में आने शुरू हो गए ईस्ट यूरोप के। और अब जो है यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था, और रूस नहीं चाहता था कि नेटो की मिसाइलें जो पोलैंड पर आपकी सीमा पर तैनात है वो अब यहाँ यूक्रेन के उसके बिल्कुल बॉर्डर पे तैनात हो जाए इस क्षेत्र में, जो कि रूसी सॉवरेनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट मानी जाती है। तो रूस ने यहाँ पे प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए
पहले ही इस क्षेत्र पर अपना कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, एक तरह से उनको बफर जोन के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि ये बीच में आ जाए, जैसे दोनोत्स्क और लुहांस्क है। अगर ये ऑटोनोमस बन जाएंगे तो ये एक बफर स्टेट की यानी मध्यस्थ राज्य की भूमिका निभाएंगे। और इधर बेलारूस जो है वो रूस का समर्थन करता ही है, तो यहाँ पे रूसी जो है वो सुरक्षित हो सकते हैं, डायरेक्ट जो नेटो की जो मिसाइल है उसकी बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं हो, इस कोशिश में है ये सारा मुद्दा आपके यहाँ पे चल रहा है। तो ये 2013 के आसपास, जब मैंने कहा ना कि सारी जो अरब स्प्रिंग हुई, हाइब्रिड रिवॉल्यूशन हुई, तो कलर रिवॉल्यूशन हुई, रंगीन क्रांतियां हुई यहाँ पे, और जो स्थापित सरकारें थी उनको हटाने की कोशिश जो है सोशल मीडिया के द्वारा और इनके द्वारा की गई। तो यहाँ यूक्रेन में लोग ऑरेंज कलर की पट्टी बांधकर बाहर निकले आपके, ठीक है, और वहां पे जो विक्टर यूनुकोविच की सरकार थी उसको उखाड़ने की कोशिश की, यूनुकोविच को भाग के रूस में जाना पड़ा आपके, तो वो ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहलाती है आपके। तो ये क्रांतियां जो है आपके जो हाइब्रिड रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है, जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो कि भाई नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को किसी प्रकार रोका जाए और रूस की घेराबंदी ना हो और बिल्कुल रूस की सीमा पर वो आपके नाटो नहीं पहुंचे। तो मेन मुद्दा जो हुआ आपके शुरू वो यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे जो मेन संघर्ष के कारण है वो आपके क्या क्या है, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसका भू राजनीतिक महत्व भी आ जाएगा। ठीक है, तो संघर्ष के कारणों में फर्स्ट नंबर पे आता है आपके नेटो का पूर्व की तरफ विस्तार, पूर्व की तरफ विस्तार, और पूर्व की तरफ भी कहां पर, आपके रूसी सीमा के पास, यानी कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाना। अब जो पहले यहाँ पे आपके राष्ट्रपति थे विक्टर यूनुकोविच, वो तो रूसी समर्थक थे, इसलिए उन्होंने तो नेटो की यहाँ चलने नहीं दी, तो फिर वहां पे उनके खिलाफ क्रांति करवाई गई पश्चिमी देशों के द्वारा, और उनको आपके अपना जो पैलेस था वो छोड़कर भागना पड़ा, रूस में शरण लेनी पड़ी। फिर यूलिया तेमेंसेंको करके एक लेडी आई और वो भी अमरीकी समर्थक थी बाद में। उसके बाद ये तो तीसरा जो आपके नमूना है, जो अभी यहाँ पे राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो आपके यहाँ पे जो कि एक तरह से एक्टर था, एक्टिंग जो है करता था आपके। तो इसका ज़्यादा पॉलिटिक्स में इसको समझ नहीं थी और अब वो बन ही गए, तो इस वजह से ये इस मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो लेकिन विक्टर यूनुकोविच इन चीज़ों को बैलेंस करने में सफल रहे थे काफ़ी हद तक। तो नेटो का जो पूर्व की तरफ विस्तार है, यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाना, ये सारे मुद्दे जो है यहाँ पे विवाद के मूल कारण माने जाते हैं आपके। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें आपकी शुरुआत हुई। तो ये कलर रिवॉल्यूशन, हाइब्रिड रिवॉल्यूशन जो है ये आपके रंगीन क्रांतियां, ये कारण रहा है यहाँ पे विवाद का। ठीक है, और इसी कारण 2013 में विक्टर यूनुकोविच को रूस भागना पड़ा। तो एक स्थापित सरकार को, जैसे कर्नल गद्दाफी की सरकार थी, सद्दाम की सरकार थी, ट्यूनीशिया में थी, होस्नी मुबारक की मिस्र में थी, इन सब सरकारों को पश्चिमी देशों ने इन आपके वहाँ के लोगों के जरिए उखाड़ फेंका, क्योंकि डायरेक्ट खुद जाते तो विरोध होता, तो उन्होंने नया तरीका अपनाया और वो था हाइब्रिड रिवॉल्यूशन या कलर रिवॉल्यूशन के रूप में आपके। तो ये मुद्दा जो है यहाँ पे। फिर आपके यूरोपियन यूनियन का भी विस्तार, नाटो का विस्तार है तो यूरोपियन यूनियन का भी विस्तार है, और रूस चाहता है कि जो यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है जिसमें बेलारूस और ये देश सदस्य है, तो वो आपके यहाँ पे प्रभावी रहे और यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से कंट्रोल कर सके। तो इस वजह से भी झगड़े का दूसरा जो मेन मुद्दा है वो ये है आपके। ठीक है, तो रूस चाहता है यूरोपियन आर्थिक समुदाय, जिसको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय का प्रभाव रहे। ठीक है, यानी कि ये देश जो है पूर्वी यूरोप के, ये ईयू के सदस्य ना बने। तो ईयू का विस्तार नहीं हो, यूरोपियन यूनियन का, तो एक तो नेटो का नहीं हो, एक आपके इसका नहीं हो, तो दोनों चीज़ों का जो है वो चाहता है कि विस्तार यहाँ पे नहीं हो, यानी कि रूस अपने डोमिनेंस को इस एरिया में कम नहीं करना चाहता है।
तीसरा मुद्दा था क्रीमिया में जनमत प्लेबिसाइट करा के और उसमें रूस का विलय कर लिया गया। जब विक्टर यानुकोविच भागा तो रूस को लगा कि अब आपके नेटो का सदस्य बन जाएगा, तो उन्होंने उसी समय क्रीमिया जो जगह थी आपके यहाँ पर, और वहाँ पे आपके जनमत संग्रह कराया। लोगों ने कहते हैं कि रूस के पक्ष में वोट दिया 92% लोगों ने, और क्रीमिया का विलय रातों रात ही आपके किस में हो गया, रूस में हो गया। ठीक है, तो ये बड़ी उपलब्धि थी। तो एक तो ये, और एक डोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने की कोशिश। एजोव सागर पूरा का पूरा अब रूस के पास है, क्योंकि रूसी नौ सैनिक बेड़े की जन्मभूमि कहलाता है ये तो। और ये रूस की जो है भूमध्य सागर तक पहुंच को सुनिश्चित करता है आपके। ठीक है, क्योंकि रूस तो बिल्कुल बंद है यहाँ पे ऊपर जाता है वो मरमांस्क वगैरह यहाँ पे, तो वहाँ पे आपके क्योंकि गर्म जल धाराओं के कारण ही वो क्षेत्र खुला रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आती है। कालिनिनग्राड जो इलाका एक एनक्लेव है, उसकी वजह से ही वहाँ से जुड़ा हुआ है। इधर आपके पूर्व में साइबेरिया में ठंडी जल धाराएं बहती है, इसलिए वो क्षेत्र बर्फ से जमा रहता है, तो जाए कहाँ से। तो फिर एक तो ये आपके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहाँ से ईरान के जरिए होते हुए आपके पहुंचने की कोशिश करा हिंद महासागर तक, और यहाँ से आपके भूमध्य सागर तक, मेडिटेरेनियन सी तक। इसलिए रूस के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता आपके। ठीक है, फिर रूस ने यहाँ पे जो कालिनिनग्राड उसका एनक्लेव है वहाँ पर मिसाइलें पोलैंड के पास आपके नियुक्त किया, क्योंकि पोलैंड जो है नेटो का सदस्य बना, तो रूस ने उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की है। तो इन सब वजह से यूरोप में, पूर्वी यूरोप में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब देखो क्या क्या मुद्दा है। एक तो नाटो का विस्तार, एक यूरोपियन यूनियन बनाम यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर आपके एजोव सागर और ये जो क्रीमिया वाला डोनेट्स्क और लुहांस्क है वहाँ पर रूसी प्रभुत्व है। फिर आपके मुद्दा आ जाता कालिनिनग्राड का। ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज है जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है हाईलाइट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई जगह पे आपके रूस में खूब सारे जो है नरजातीय समूह है, एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप उनको कहते हैं, जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, और जब वो उनकी बातें नहीं मानी जाती तो फिर वो अलगाववादी सेपरेटिस्ट हो जाते हैं, जैसे रूस में चेचेनिया वाले हुए थे आपके। तो रूस में हर जगह ऐसे ही लोग आपके ज़्यादा है, और रूस को डर है कि कहीं पश्चिमी देश वहाँ पे बॉर्डर पर जब उनकी सेना वगैरह नेटो की डिप्लॉयमेंट होगा तो ऐसे ग्रुप को वो सहायता देके रूस के खिलाफ भड़का नहीं दे। तो इस वजह से भी जो है रूस इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। तो ये आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पे, झगड़े की जो जड़ है वो आपके ये है। यूक्रेन का मुद्दा जो है वो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे, इसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो यूक्रेन का जो मुद्दा, जब अरब स्प्रिंग हुई उससे भी पहले आपके ये चीज़ें चल रही थी। कलर रिवोल्यूशन, यहाँ पे ऑरेंज रिवोल्यूशन आपके शुरू हुई, पहले वो विफल हुई, आखिर में 2010 में यहाँ का राष्ट्रपति बना विक्टर यानुकोविच, और 13 में इसको भगा दिया गया आपके। ये रूसी समर्थक था और इसने पहले क्रांति को विफल कर दिया था, लेकिन दूसरी बार इसको भागना पड़ा आपके। जनता ने अपदस्थ किया। ठीक है, फिर आपकी यूलिया तिमोशेंको जो थी वो आई थोड़े समय के लिए, और फिर मेजर जो है जेलेंस्की ने यहाँ पे सत्ता पे कब्जा किया आपके। और जब इस चीज़ ये हुई तो 2013-14 में जो है आपके रूस ने जो है अंतिम रूप से 2014 में क्रीमिया का विलय जो है अपने क्षेत्र में कर लिया। दिसंबर में ये घटना हुई थी, और फिर रूस ने इसको अपने में मिला लिया। तो इससे पश्चिमी देश नाराज हुए। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हुई आपकी जनमत संग्रह। जब रूस ने क्रीमिया को विलय कर लिया और रूसी मिसाइलों ने जो है वहाँ पे एक जहाज को आपके पटक दिया, तो फिर G7 से, जो पहले G8 था, तो G8 से रूस को निकाल दिया गया। तब से रूस वापस इसका सदस्य नहीं बन पाया है, तब से ये G7 है, पहले ये G8 था आपके। ठीक है ना, तो 2014 में जो है रूस को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। फिर यहाँ पे डोनेट्स्क और लुहांस्क में जो रूसी लोग थे, वो आपके रूसी मूल के लोग हैं, तो रूस ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो यूक्रेन में एक अलगाववादी संघर्ष की शुरुआत होती है, और आखिर में जो है आपके जब नेटो का एक्सपेंशन होने की बात की गई, तब फिर रूस ने जो है इस क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की और यहाँ सैनिक कार्रवाई की, जो संघर्ष अब तक चल रहा है आपके। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध से ज़्यादा जो है लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे
आपके छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है और ये एक लंबे संघर्ष की तरफ ये बढ़ रहा है आपके। ठीक है, तो यूक्रेन का मुद्दा जो है वो आपके अभी मेन रोल प्ले कर ही रहा है दुनिया में, अपन देख रहे हैं। पड़ोसी देश जो बेलारूस है उसने मध्यस्थता की कोशिश की, तो फिर मिन्स्क वार्ताएं आयोजित हुई आपके, जो बेलारूस की राजधानी है। और इसके दो दौर चले, लेकिन उनमें कोई आपके ज़्यादा निर्णय जो है वो आपके नहीं हो पाया। जो मिन्स्क फर्स्ट थी वो 2014 में हुई थी, ठीक है ना, और वहाँ 12 सूत्री युद्ध विराम की बात हुई थी आपके। तो इसकी दो वार्ताएं आयोजित हो चुकी है, मिन्स्क फर्स्ट, ठीक है ना, तो ये 2014 में थी। इसमें 12 सूत्री 12 फॉर्मूला जो प्रोग्राम वो रखा गया। ताकि यूक्रेन और रूस के बीच में समझौते की स्थिति बन जाए आपके, ठीक है ना। हालांकि डायरेक्ट आक्रमण तो रूस ने बाद में किया है, लेकिन उस समय भी जो तनाव था वो आपके। लेकिन इस युद्ध विराम को, ये जो एक तरीके से युद्ध विराम सीज फायर किया गया, जो झड़पें हो रही थी आपके बॉर्डर पे, ठीक है ना, लेकिन इस युद्ध विराम को दोनों पक्षों के द्वारा भी ज़्यादा समर्थन मिला नहीं, इसलिए वो चीज़ें संघर्ष जारी रहा। फिर 2015 में आपके मिन्स्क सेकंड जो है उसका आयोजन हुआ आपके, और फ्रांस ने मध्यस्थता की इसमें, क्योंकि फ्रांस वगैरह इन यूरोप के देशों को जो तेल की और आपके गैस की आपूर्ति है वो रूस से यूक्रेन के रास्ते से होती है, और रूस ही सप्लायर है आपके। तो इन देशों को लगा कि हम रूस पे कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे तो रूस कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूस के लोगों ने, पुतिन को पहले से ही पता था, तो जो भी बैंक अकाउंट्स वगैरह थे जो यूरोप के देशों ने फ्रीज किए थे वहाँ पे एसेट जो थी, उन्होंने पहले ही विड्रॉ कर ली थी अधिकतर। हालांकि कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो कर ली। फिर रूस ने चीन के साथ अपना सप्लाई करनी शुरू कर दी, तो इससे रूस को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के देशों को हुआ, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देशों में चूल्हा भी जलता है तो रूस की गैस पे जलता है आपके, और जैसी सर्दियाँ आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस वजह से वहाँ पे टेंशन हो गई, तो इन देशों ने जो है मध्यस्थता की कोशिश की, तो फ्रांस ने और जर्मनी ने, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है रूसी गैस की वो इन्हीं देशों में है, तो फ्रांस व जर्मनी द्वारा मध्यस्थता की गई। तो मिन्स्क सेकंड जो वार्ता है वो आपके हुई, तो इसमें जो है विद्रोही कुछ हद तक मान गए, जो लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके वाले लोग थे, जो रूसी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई अब हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो समाप्त करने के लिए वो मान लिया आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा बहुत युद्ध विराम की स्थिति बनी, लेकिन बाद में जब नेटो के विस्तार की बात आई, तो फिर जब जेलेंस्की ने रुचि उधर दिखाई, तब फिर आखिर में रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा, और वो संघर्ष जो है आज तक आपके जारी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं यहाँ पे। तो यूक्रेन संकट का जो मेन कारण है, महत्व है पूर्वी यूरोप का क्या है, तो अगर आपको देखें तो राजनीतिक महत्व में आपको ये बताना है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो का विस्तार, इसलिए। दूसरा है यहाँ पे रूसी और यूरोपियन यूनियन, दो महाशक्तियों के बीच की टकराट, ठीक है, तो ये आपके राजनीतिक में है। फिर राजनीतिक में तीसरा लिखना है कि स्थापित सरकारों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है पश्चिमी देशों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए, तो वो भी इस क्षेत्र को हाईलाइट करती है आपके। आपके आर्थिक रूप से देखें तो व्यापार, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, गैस पाइपलाइन है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ट्रांजिट रूट जो है वो यूक्रेन प्रोवाइड करवाता है रूस को, और यूक्रेन की इकोनॉमी भी रूसी सहायता पर ही चलती है आपके, तो वो सारा नुकसान जो है वो आपके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर आपके सामरिक महत्व तो वो है कि रूस की घेराबंदी यहाँ पे हो रही है नेटो के जरिए आपके, ठीक है, मिसाइलें तैनात की जा रही है, और रूस जो है अपनी समुद्र मार्ग तक पकड़ मजबूत रखने के लिए भी इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है, और भावी अलगाववादी संघर्ष रूस में पैदा नहीं हो, इस चीज के लिए भी रूस जो है चिंतित है। तो ये सारी कंसर्न है रूस की जो है इस क्षेत्र को लेकर है। तो आप जब किसी के बिल्कुल गला ही पकड़ोगे तो फिर वो युद्ध करेगा ही, तो रूस यहाँ कहीं पर भी गलत नहीं है। पश्चिमी देशों की जो दोगली नीतियां है, डबल स्टैंडर्ड है, उसी के कारण ही दुनिया में अधिकतर झगड़े हो रहे हैं आपके। दुनिया में आधे झगड़े जो है अमेरिका के कारण होते हैं, और आधे झगड़े की जड़ अमेरिका जो है आपके उसकी, या तो उसकी प्रेजेंस से या उसकी अब्सेंट से, तो कारण वही है आपके, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीजें आपके देख सकते हैं अपन। तो पूर्वी यूरोप का जो मुद्दा है वो आपकी है। भारत की जो नीति रही है, क्योंकि भारत के खूब सारे स्टूडेंट यूक्रेन में जो है आपके कार्य करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए भारत उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। तो भारत ने आपके शुरुआत में मध्यस्थता की कोशिश की दोनों के बीच में, ठीक है ना,
और जो शुरू में जो प्रस्ताव थे उनमें भारत ने भाग भी नहीं लिया, लेकिन बाद में जो है भारत का जो स्टैंड है वो यहाँ पर आज भी थोड़ा बहुत रूस के समर्थन में है, क्योंकि रूस हमारी एनर्जी सप्लाई करता है, रूस हमें डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई करता है, और हमारा जो पुराना सहयोगी है, स्ट्रेटजिक पार्टनर और भरोसेमंद जो देश है वो रूस है। तो हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते जो भारत और रूस के संबंधों को खराब करे। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से इस मुद्दे का समाधान हो और संयुक्त राष्ट्र परिषद और यहाँ पे जो देश है ऐसा रास्ता निकाले कि यहाँ पे जो है शांति स्थायी रूप से बनी रहे। ठीक है ना, न तो वो निर्णय रूस के खिलाफ होना चाहिए और ना ही वो निर्णय यूक्रेन के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है ना, तो वार रुका नहीं, आप लोगों ने देखी होगी वो छोटी सी जो क्लिप थी। ठीक है ना, वार रुकवा दी, वार नहीं रुका, वार अभी भी जारी है और आगे भी अभी तक रहेगा। अभी तक इस वॉर को बंद होने के कोई आसार जो है नहीं दिख रहे हैं आपके। फिर आपके आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। भू राजनीतिक महत्व, तो ये एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम से जाना जाता है, वो भारत, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है आपके। तो पहले अपन देखते हैं कि हिंद महासागर का आर्थिक महत्व क्या है। पहले उससे पहले आपको भौगोलिक स्थिति भी देखनी चाहिए, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले उसकी जो आपकी जियोग्राफिकल जो है आपके कहाँ पे है स्थिति, ठीक है ना, क्या इम्पोर्टेंस है आपके, वो आपकी चीज़ें आनी चाहिए। तो जब अपन हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये पूरा भाग जो यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है आपके, मेडागास्कर आ जाता है ये, ठीक है ना, और इधर जो है पापुआ न्यू गिनी आ जाता है आपके, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया आपके, तस्मानिया वगैरह ये। तो अपन हिंद महासागर को देखें तो ये जो है आपके यहाँ पे जो तटवर्ती देश है उसमें जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन इकोनॉमी के हिसाब से भी भारत, और मिलिट्री के हिसाब से भी भारत सबसे बड़ी शक्ति है। क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, बाकी रूप से तो अपन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस क्षेत्र में आपके। और ये 0 डिग्री है यहाँ पे एक द्वीप है बिल्कुल यहाँ पे नीचे, डिएगो गार्सिया, जिस पर जो है आपके नौसैनिक अड्डा है यूएसए का, मॉरिशस का है, फ्रांस ने लिया था। ठीक है ना, और बाद में जो है अभी ये आपके यूएसए के नौसैनिक अड्डे के रूप में जाना जाता है। फ्रांस वालों से ब्रिटेन ने ले लिया, ब्रिटेन ने यूएसए को दे दिया। ठीक है ना, तो ये आपके तो इस तरीके की यहाँ स्थिति। फिर यहाँ सेशेल्स वगैरह है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खूब सारी चीज़ें हैं अभी जो स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस भारत के लिए उसका क्या मायने वो रखता है। इधर मलक्का है, यहाँ पे जो है आपके होर्मुज है, इधर बाबल मंडेव जल संधि है, ठीक है ना, जिसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है आपके। और ये शोमालिया जिबूती वाला भाग है आपके। तो यहाँ पे जो है स्वेज नहर खुलती है, मलक्का तक जो है ये जाता है आपके। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बाकी दोनों महासागर उत्तर में खुले हुए हैं लेकिन ये बंद है, और यहाँ पे भारत की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल मेजर टॉप पे है, मुकुट की तरह है हिंद महासागर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके अपन भू राजनीतिक महत्व में देखें तो सबसे पहले इसका आर्थिक महत्व की बात करेंगे अपन। तो आर्थिक महत्व क्या है, तो 50% पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को ये कंडक्ट करता है आपके, 50% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है यहाँ से। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है आपके। फिर यहाँ खूब सारे रिसोर्सेज है आपके, खनिज संसाधन है, जैसे अपना बॉम्बे हाई है, अपना सारा पेट्रोलियम जो है घरेलू उत्पादन में 60% तक तो यहीं से आपके होता है। ठीक है, तो खनिज संसाधनों में पेट्रोलियम यानी हाइड्रोकार्बन हो गया आपके, प्राकृतिक गैस हो गई आपके, जो ईजेड है वो काफ़ी हद तक समृद्ध है। फिर टिन है, सोना है, बॉक्साइट है, गोल्ड हुआ आपके, बॉक्साइट हुआ, मत्स्य हुआ, ब्लू इकोनॉमी में ये सारी आ गए आपके, फिशरीज वगैरह। तो इस वजह से जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, और इन तटवर्ती देशों में मत्स्य मछली पर जो है इनकी इकोनॉमी है, पर्यटन जो है वो भी आपके होता है, तो कई देशों की इकोनॉमी इस पे चल रही है। और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है इधर आसियान है आपके बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, और इधर आपके इंडिया हो गया।
ठीक है, तो ये बड़ी इकोनॉमी के रूप में, और यहाँ पे खाड़ी देश हो गए आपके, और सऊदी अरब वगैरह। तो ये सारे लोग जो देश है जो इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसके आर्थिक महत्व की बात आती है आपके। फिर इसका आता है सामरिक महत्व, स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपके। तो इसमें अपन देखें तो देखो, इसमें आपके क्या आएगा, एक तो आपको पता ही है चीन की जो BRI, और BRI में MSR है, मेरी टाइम सिल्क रूट, जो यहीं से आपके जाता है, ठीक है ना। और इसी को अपन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से भी जानते हैं, मोतियों की माला, यानी भारत को घेरने की नीति जो है वो आपके। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो चाइना की नीति है, जिसमें चाइना ने कुछ बंदरगाहों को डेवलप कर रखा है, ठीक है ना। वो चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे आपके म्यांमार में हो, चाहे आपके मालदीव में हो, जिबूती में हो, और चाहे आपके ईरान में हो, या पाकिस्तान का ग्वादर हो। तो इस तरह की चीज़ें अपन देखते हैं, या श्रीलंका का अम्बन टोटा हो आपके। तो ये तो आपके जो है वहाँ पे चीन जो है इनको डेवलप कर रहा था, तो उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जाना गया आपके। फिर इधर जो है USA की जो है पिवोट ऑफ एशिया है आपके, एशिया की धुरी, ठीक है। तो USA इसको काउंटर बैलेंस इसके जरिए करना चाहता है। तो यहाँ पे एक तरह से महाशक्तियों का जो है अखाड़ा ये आपके हिंद महासागर बनता जा रहा है। और इसमें जो है आपके जैसे मालाबार एक्सरसाइज है, इसी तरह आपके क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, क्वाड जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके यहाँ पर अपन देख सकते हैं। तो ये एक कंपटीशन को बढ़ाती है। फिर समुद्री डाकुओं का कहर यहाँ पे अपन देख सकते हैं, सोमालिया और जिबूती, उधर ओदियों का कहर, ओदी जाति के द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी आपके है यहाँ पे, पायरेसी हो रही है आपके द्वारा, लूट है आपके। तो सी पायरेसी जो है यहाँ पे बढ़ रही है आपके। तो इस वजह से भी ये एक आपके इसका महत्व बढ़ रहा है, और भारत ने इसको कंट्रोल करने में अपनी मेजर रोल प्ले किया आपके। तो भारत एक तरह से व्यापार की सुविधा आपके देने की स्थिति में यहाँ पे आ चुका है। फिर हमारा भारत का जो है मौसम प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा एक तरह से इन देशों के साथ, तटवर्ती देशों के साथ पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। जैसे चीन रेशम मार्ग की बात करते हो, हमने मौसम प्रोजेक्ट की बात की। या फिर सागर परियोजना है आपके, ठीक है, जिसके बारे में अभी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। तो भारत की जो रणनीतियां है वो आपके ये है, मौसम और सागर, ठीक है। फिर भारत की जो तीसरी जो नीति है जो आपके हिंद महासागर को मंगोलिया से होते हुए घेरती है, उसको बोलते हैं अपन नेकलेस ऑफ डायमंड। तो हमारे जो प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है, वो आपके ये है, मौसम सागर और नेकलेस ऑफ डायमंड जो है वो आपके। फिर इसी तरीके से सामरिक महत्व में डिएगो गार्सिया आ जाता है आपके, RS में मेंस में एक बार पूछा हुआ भी है आपके। तो डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व है, तो ये जो द्वीप है मॉरिशस का, पहले फ्रांस का कब्जा था मॉरिशस पे, फिर फ्रांस को यहाँ से ब्रिटेन ने हरा दिया, तो फिर ब्रिटेन के पास आ गया ये आइलैंड। ब्रिटेन ने फिर इसको लीज पे दे दिया USA को आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब से यहाँ USA का नेवल बेस है, सबसे बड़ा नेवल बेस इंडियन ओशन में यही माना जाता है। उधर सुबिक बे है फिलीपींस में, और इंडियन ओशन में ये है। तो बिल्कुल जो है भारत के नीचे है, इक्वेटर के दक्षिणी हिंद महासागर में आपके। और भारत चाहता है कि USA इसको खाली करे और मूल देश मॉरिशस को दे दे, क्योंकि यहाँ से USA मलक्का तक अपनी प्रेजेंस रख सकता है, स्वेज तक, वेस्ट एशिया, ठीक है, ये सारी जो है उसकी मिसाइलों की आपके रेंज में ये इलाका आ जाता है। तो इसकी हिंद महासागर में स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। फिर इसी तरीके से चीन ने म्यांमार से कोको आइलैंड ले रखा है आपके, और कोको द्वीप पर जो है चीन ने अपना सर्विलेंस सिस्टम लगा रखा है। तो अपन जो भी चांदीपुर रेंज जो है अपनी उड़ीसा में बालासोर के पास, वहाँ से कुछ भी अगर टेस्ट करते हैं मिसाइल वगैरह, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना के पास जाती है आपके, ठीक है ना। तो ये सारे मुद्दे जो है वो आपके हिंद महासागर को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते। तो आर्थिक महत्व तो आप लोगों ने देख ही लिया, सामरिक महत्व क्या है वो आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और राजनीतिक महत्व तो है ही, क्योंकि 46 देशों की लगभग सीमा जो है वो हिंद महासागर से लगती है। और उसमें बड़े जो देशों के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया है आपके, छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और सातवां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत यहीं स्थित है।
जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का अब जो सबसे बड़ा देश हो चुका है भारत यहाँ पे है, और जो आपके अमर्जिंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी में 3rd नंबर पे इंडिया है आपके। तो ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती है आपके। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी रणनीतिक परियोजनाएं चल रही है आपके, उनकी बात अपन कर लेते हैं, फिर आपके ये वाला जो चैप्टर है पूरा हो जाएगा। तो रणनीतिक परियोजनाएं इस क्षेत्र में कौन सी है, स्ट्रेटजिकल प्रोजेक्ट कौन से है। चीन के तो अपन ने बात की है, तो वो यहाँ पे पूरी बात अपन नहीं करेंगे, वो अलग से ही आप थोड़ा बहुत देख लेना। मैरीटाइम सिल्क रूट जो है आपके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है ये। ठीक है, दूसरी जो चीन की यहाँ पे जो रणनीति है वो है सलामी स्लाइसिंग। इसके तहत जो चीन, मैंने बताया था कि छोटे छोटे दावे करता है चीन, ठीक है ना, पूरे दावे नहीं करता, छोटे छोटे दावे किए जाते हैं ताकि वो चीज़ नोटिस नहीं हो। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ के उन पे पूरा ही कब्जा कर लेता, चाहे स्पार्टली हो, पारासल हो, स्कोरबर्ग हो, डोकलाम हो, गालवान घाटी हो, तो वो आपके, तो उसको सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी कहा जाता है। तो ये चीनी साम्राज्यवादी नीति है आपके। ठीक है, दूसरी यहाँ रणनीतिक परियोजना भारत ने शुरू की है, उसका नाम है आपके सागर। सागर की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो जैसे चीन की आपके BRI है, वैसे ये हमारी पॉलिसी है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षित रहे ये क्षेत्र, डाकुओं से मुक्त रहे, पायरेसी से मुक्त रहे, न्यूक्लियर वेपन का इलीगल आपके यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो। इसके लिए USA ने CSI कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव या PSI पहले से ही शुरू कर रखी है, जिसको प्रोलिफेरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव कहा जाता है, जिसमें किसी भी कंटेनर को चेक किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया से जो आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान तक पहुंची, वो ऐसे माना जाता है कि या तो स्थल मार्ग से चीन से पाकिस्तान होते हुए पहुंची है, या फिर समुद्री मार्ग से पहुंची है। तो नाभिकीय तकनीक का प्रसार कैसे रोका जाए कि वो कहीं आतंकवादी संगठनों के या ऐसे देशों के जो गैर जिम्मेदार उनके हाथ ना लग जाए। ठीक है, फिर दूसरी जो मुद्दा है वो यहाँ पे पायरेसी को कैसे अपन खत्म करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे हम सुरक्षित रखें, और इस क्षेत्र को महाशक्तियों का अखाड़ा नहीं बनने दे। ठीक है, तो इसलिए भारत का जो प्रोजेक्ट है वो आपके कहलाता है सागर। मौसम प्रोजेक्ट मैंने बताया वो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का, ये तो विदेश रक्षा मंत्रालय की इनमें भागीदारी, लेकिन मौसम में जो है वो आपके सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, और उसमें है कि हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंधों को अपन मजबूत करें। और लास्ट में जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है नेकलेस ऑफ डायमंड। ये क्या है, तो ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है नेकलेस ऑफ डायमंड में जो है भारत चाहता है कि ये पूरा एक सुरक्षा घेरा यहाँ पे अपना बनाना चाहता है आपके। ठीक है, श्रीलंका से लेके यहाँ पे आपके मंगोलिया देश है, इसको अपन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके ये वाला भाग मंगोलिया, इधर आपके जापान हो गया, वापिस यहाँ पे जो है ईरान हो गया आपके। ठीक है, ओमान हो गया, यहाँ पे नीचे इधर यमन और इधर ओमान है, फिर नीचे यहाँ पे सेशेल्स हो गया आपके, और इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरह से हम चाहते हैं कि ये एक घेराबंदी यहाँ पे हो ताकि ये क्षेत्र जो है सुरक्षित रहे आपके। ठीक है ना, तो भारत की जो यहाँ पे इसकी शुरुआत है वो यहाँ से वियतनाम, जापान, पहला तो यहाँ पे हुआ वियतनाम आपके, ये हो गया जापान, ये होगा आपके मंगोलिया, ईरान में जो हमारा बंदरगाह है आपके छाबेर, ठीक है ना, और डुकम नामक जगह है वो है ओमान में आपके, DUQM। तो ये आपके ओमान की जो जगह है वो, और सेशल्स में यहाँ पे है अजम्पशन जो जगह है वो आपके आइलैंड जो है ये। तो इन क्षेत्रों में हम हमारी प्रेजेंस चाहते हैं आपके। ठीक है ना, तो यहाँ तक, फिर यहाँ त्रिंकोमली बंदरगाह है, लेकिन अपन यहाँ साबांग जो है इंडोनेशिया में एक जगह है, वहाँ तक ये जाता मलक्का में आपके। तो ये आपकी घेराबंदी है। तो ये नेकलेस ऑफ डायमंड है कि भाई ये हमारी पेरीफेरी है, इन देशों के साथ हमारे पूर्व में संबंध रहे हैं, और आगे भी भविष्य में भी हम इन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। तो जो चीन की जो आपके आपके पर्ल ऑफ स्प्रिंग जो है
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो नीति है, मोतियों की माला, तो उसका एक जवाब है, वो है नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में। तो इस तरीके से अपन ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो नेकलेस ऑफ डायमंड में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? साबांग इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, मंगोलिया, उलान बटोर इसकी राजधानी है। फिर आपके ईरान का छाबहर बंदरगाह, डुकम नामक जगह है ओमान की, और सेशल्स में है अंजप्सन, और नीचे श्रीलंका में जो है आपके त्रिंकोमली, जहां भारत अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करना चाहता है। तो ये आपके एक तरीके से भारत अपनी इस जगह जो रणनीतिक योजनाएं हैं हिंद महासागर में, वो आपके ये है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोजेक्ट है। तो 15 शब्दों में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। फिर आप थोड़ा बहुत जो है इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रख लेना। U2I2 जो है इजराइल, इंडिया, UAE, USA, ठीक है। अब्राहिम अकॉर्ड तो पूछा हुआ भी है आपके, लेकिन आप जैसे मिडल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको थोड़ा सा मैंने पिछले एक करंट की क्लास में बता रखा है, और एक IR की करंट की क्लास होगी उसमें और बता देंगे। तब आपके ये सारे मुद्दे जो है कवर हो जाएंगे, चाहे IR का पोर्शन हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी में जहाँ जियोपॉलिटिकल इश्यू जो आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। अपन ने कोशिश की कि सारे जो मुद्दे हैं यहाँ पे कवर हो जाए। अगर हिंद महासागर के संगठन की बात करें तो यहाँ पे पुराना जो हमारा संगठन था हिमतक्षेश, अब इसका नाम बदल दिया गया। पहले था हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये 1997 में बना था। अब इसको बोला जाता है आपके IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यानी तटवर्ती देशों का संगठन। 23 देश इसमें सदस्य है आपके IORA, ठीक है। तो 23 देश जो है वो मेंबर है। पहले इसका नाम था इंडियन ओशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो IOARC नाम था, और अब इसका नाम हो गया IORA, इंडियन ओशन, ठीक है ना, रिम एसोसिएशन। तो IOR से ARC बना दिया गया। तो पहले ये, तो इसमें 23 देश है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया सबसे मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है, और ये 1997 में आया। तो हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए जो एक संगठन कार्य करता है, क्षेत्रीय संगठन, उसका नाम ये है। बाकी ये प्रोजेक्ट है, ये मौसम है, नेकलेस ऑफ डायमंड है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, ठीक है ना, आपके MSR है, ठीक है ना, मौसम है, सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, ये स्ट्रेटजिकल जो है रणनीतियाँ है, क्वाड है, ये सब चीज़ें जो इस क्षेत्र में आपके अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए। चीन के हित यहाँ पे बता ही दिए मैंने कि चीन जो है MSR के जरिए यहाँ पे खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे श्रीलंका की उसने क्या हालत की, बांग्लादेश है, ईरान है, जिबूती है, यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, केन्या में भी है, ठीक है ना। तो वो तो आपके चीन के यहाँ इंटरेस्ट है। USA के इंटरेस्ट है कि यहाँ पे डकैती नहीं हो, नेविगेशन जो है वो आपके बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है, और उसकी प्रेजेंस हिंद महासागर में रहे ताकि वो चीनी प्रेजेंस को काउंटर बैलेंस कर सके। भारत की यहाँ पे ये भूमिका है कि हमारी एक तो आपकी ये सारी प्रोजेक्ट मैंने बताए, फिर भारत चाहता है कि ये सुरक्षित रहे क्षेत्र, यहाँ पे नाभिकीय और प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आतंकवादियों को सहायता नहीं मिलनी चाहिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इलीगल प्रसार जो है, प्रोलिफेरेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भारत यहाँ का क्योंकि सरताज है हिंद महासागर का, तो वो अपनी उस स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस को खोना देना नहीं चाहता। तो वो चाहता कि डिएगो गार्सिया, कोको आइलैंड, इनको भी खाली करे ये लोग। तो इस तरीके से ये आपके चीज़ें हैं। बाकी हमारे पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, नेचुरल रिसोर्सेज, फिशरीज, उसके हिसाब से हिंद महासागर की जो इम्पोर्टेंस है वो तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस क्लास में हमने पूर्वी यूरोप, यूक्रेन का मुद्दा, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण पूर्वी एशिया व दक्षिणी चीन सागर, और आपके हिंद महासागर के मुद्दे को लिया। तो ये सारे जो भी आपके लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही है वो सारी बातें आपके आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके इस बार मेंस में टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ भी नई चीज़ें आपके करंट में अगर कोई आई है तो वो आप लोग उसमें ऐड कर लो, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएगी। तो ये आपका पूरा जो हमने सारी चीज़ें जो थी मैंने आप लोगों को बताई किस तरीके से कौन सी है। फिर एक बार और इन बैचेज के बारे में बता देता हूँ। अग्निबाण हमारा फाउंडेशन का बैच है, 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। स्वर्णगिरी हमारा प्रीलिम्स का बैच है, ये भी 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमारा आपके 7 जुलाई को है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके जारी है। तो उसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। 5 बजे ये टेस्ट होगा आपके, और बिल्कुल RS वाले प्रीलिम्स के पैटर्न पर आयोजित होगा। तो जो मैंने आपको भू राजनीतिक मुद्दों में सारे टॉपिक जो है जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करवा दिया आपके। तो उम्मीद है आप लोगों को मेंस में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा।
ऐसे ही आप लोगों को देसी रियासतों को एकीकरण वाला टॉपिक करवाया। आपके आर्ट एंड कल्चर के तो 500 क्वेश्चन जो है उससे भी ज़्यादा आप लोगों को करवा दिए। अब इससे ज़्यादा आप लोगों का और क्या सहयोग करे। बाकी ठोलिया सर ने पूरी अकाउंट ऑडिटिंग करवाई आपके, उन्होंने पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, साइंस के ऐसी टॉपिक जो मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण थे वो आप लोगों को करवाए हैं। तो जितना आरएस स्टडी सर्किल की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट हम दे सकते थे हमने दिया, और अभी भी आपको देंगे। आगे जो आईआर की कुछ करंट है साल भर का, वो भी एक क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। चैनल आप लोगों को अगर क्लासेज बढ़िया लगी है तो आप जो है हमें भी सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल चीज़ें होती है आपके, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, इनके लिए और भी कुछ ऐसे टॉपिक पे क्लास लेनी चाहिए, ठीक है।